इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद पर हमला हुआ है। उमर खालिद पर एक शख्स ने गोली चलाई, हालांकि वो बाल बाल बच गया है। ये वारदात दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर हुई। जब उमर खालिद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे, एक चश्मदीद के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर चाय पी रहे थे। इतने में सफेद शर्ट पहना एक शख्स आता है। उसने पहले उमर खालिद को धक्का दिया और फिर उन पर गोली चला दी, लेकिन गोली उमर खालिद को नहीं लगी है। आरोप है कि हमला करने वाले शख्स ने भागते हुए एक बार फिर से हवाई फायरिंग की, लेकिन इसी बीच उसके हाथ से पिस्टल गिर गई, जिसके बाद पिस्टल सड़क पर पड़ी मिली और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे आखिर कौन शख्स है जिसने उमर खालिद पर गोली चलाई है। उमर खालिद कौन है, यह हम आपको बताते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र है उमर खालिद। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले कुछ देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विवादों में भी रहा था उमर खालिद। जब कन्हैया और उमर खालिद पर देश विरोधी नारेबाजी के आरोप लगे थे जेएनयू कैंपस में, उसके बाद बहुत बड़ा एपिसोड चला था। रोहित, उमर जो है वो इस वक्त जेएनयू में रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च के स्टूडेंट हैं। जेएनयू कांड में उमर खालिद का नाम आया था। देश विरोधी नारेबाजी का आरोप भी लगा था उमर खालिद के ऊपर, और उमर खालिद पर अब हमला हुआ, लेकिन इस हमले में बाल बाल बच गया है उमर खालिद। जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगे थे तो उसमें उमर खालिद का नाम निकलकर सामने आया था। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उमर खालिद अभी इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है। देश विरोधी नारेबाजी की थी और अब उमर खालिद पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो उस वक्त चाय पी रहे थे जिस वक्त अटैक हुआ। पिस्टल से गोली चलाई गई, लेकिन उमर को गोली नहीं लगी है। इसके बाद पुलिस ने वो पिस्टल बरामद कर ली, जिसको कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। जो पिस्टल थी उससे फायर किया गया उमर पर। बताया जा रहा है कि एक फायर मिस हुआ था, लेकिन भागते हुए हमलावर ने दूसरा फायर भी किया, लेकिन इसी दौरान पिस्टल गिर गई थी। हालांकि रोहित, ये बड़ी डरावनी बात है कि इस तरह से कैंपस के अंदर गोली चल जाना और गोली लेके या हथियार लेके अंदर दाखिल हो जाना और इस तरह से किसी की हत्या की कोशिश की जाना। बिल्कुल। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का एक प्रोग्राम था जिसमें उमर खालिद हमारे साथ आए हुए थे। हम लोग प्रोग्राम इंतजार करने के लिए बाहर खड़े थे चाय की दुकान पे। वहां पे इतने में एक व्हाइट शर्ट पहने एक लड़का आता है। वो आके उमर खालिद को धक्का देता है, बंदूक निकाल के फायर करता है। फायर लकीली उमर खालिद डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे हैं, तो उनके साइड से गोली निकल के गई है। जब हम लोग उनके साथ खड़े हुए उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, वो लड़का वहां से भागता रोड क्रॉस करके आया। उसने एक हवा में दोबारा फायरिंग करी और भागते भागते उसकी बंदूक यहाँ से ये हाथ से छूटी और ये इस तरफ जो है पीछे वो वहां से गए। और दिल्ली के बाद अब बिहार से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की गूंज अभी थमी भी रही थी कि पटना का एक शेल्टर होम विवादों में घिर गया। पटना के आसरा शेल्टर होम से 2 दिन पहले 4 लड़कियों के भागने की खबर आई थी तो हड़कंप मच गया था। अभी इस मामले की जांच शुरू हुई थी कि इस शेल्टर होम से 2 लड़कियों की मौत की खबर आई है। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया है तब एक लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। पुलिस ने जो दूसरा शव है उसे जब्त कर लिया है और अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवतियों की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। शेल्टर होम की महिलाओं और बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लापरवाही के आरोप में संस्था के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चित्रंजन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। संस्था से जुड़े 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शेल्टर होम में युवतियों की मौतों को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रबंधन ने युवतियों की बीमारी और मौत की खबर पुलिस को नहीं दी। दोनों युवतियों का चुपचाप से पोस्टमार्टम करा दिया गया। यही नहीं, एक का तो अंतिम संस्कार भी साथ के साथ ही कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि शेल्टर होम प्रबंधन युवतियों की मौत की खबर को दबाना चाहता था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं शेल्टर होम में रखरखाव और रहन सहन की बदहाल स्थिति को छिपाने के मकसद से तो ये सब कुछ नहीं किया गया। अब प्रशासन इन सब सवालों के जवाब तलाश रहा है और इस मामले में लगातार पूछताछ भी की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि मौत अगर हुई थी तो इसको छुपाने की कोशिश क्यों की गई, क्योंकि कल ये कहा गया था संचालकों की तरफ से कि जो दोनों लड़कियां हैं उनको डायरिया हो गया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था पीएमसीएच में, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं न कहीं जो संचालक हैं उनकी मंशा थी कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए और इसीलिए पोस्टमार्टम चुपके से कराया गया और इसीलिए चुपके से एक लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन दूसरी लड़की का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस मामले में अब पुलिस जांच कर रही है।
और बताया जा रहा है कि शेल्टर होम में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं और बच्चों को रखा जाता है। इसमें 75 महिलाओं और बच्चे थे। 75 महिलाएं, जिनमें से 72 के करीब लड़कियां हैं, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलेंगे। शिवपूजन, इसमें बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशना होगा पुलिस को। सवाल सीधा सीधा प्रबंधन पर है, मैनेजमेंट पर है कि छुपाने की कोशिश क्यों की गई, क्यों चुपके से पोस्टमार्टम कराया, क्यों चुपके से अंतिम संस्कार कर दिया। इसका जवाब मिल रहा है क्या? अभी तक तो इसका जवाब नहीं मिला है और यही आधार बना है FIR का और इसी बेसिस पर FIR कर गया है। कुछ व्यक्तियों के बयान भी आए हैं, बयान बता जा रहे हैं कि बेहद केस है, अगर बयान में हो पाती है तो फिर विस्तृत। आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल पा रही शिवपूजन, हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा शिवपूजन से संपर्क हो और उनसे पूरी जो खबर है, पूरा मामला हम जान सकें। पटना के आसरा शेल्टर होम में हुई 2 युवतियों की मौत के बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा हो रही है इसकी संचालिका मनीषा दयाल और उसके सियासी कनेक्शंस की। दरअसल मनीषा का NGO अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन ही आसरा शेल्टर होम को चलाता है। शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल खुद को NGO की डायरेक्टर बताती है। मनीषा ने फेसबुक पर लिखा है कि उसे लोग मिली के नाम से भी जानते हैं। मनीषा की यही फेसबुक प्रोफाइल बिहार के सियासी और पेज 3 गलियारे में उसके रसूख की गवाही भी दे रही है। मनीषा ने अपनी प्रोफाइल में खुद को आत्मा फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर और भामा शाह फाउंडेशन ट्रस्ट की कमेटी मेंबर के तौर पे भी जिक्र किया है। मनीषा ने लिखा है, मनीषा इसमें लिख रही है कि स्पर्श डी एडिक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी की काउंसलर भी है और पूर्व में नव अस्तित्व फाउंडेशन के साथ वो काम भी कर चुकी है और इसके साथ ही NGO की ओर से आयोजित होने वाले जो कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग हैं उनसे भी मनीषा जुड़ी हुई है। मनीषा का NGO अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम कराने का दावा करता है। मनीषा इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। इन कार्यक्रमों में बड़े राजनीतिक चेहरों के अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग भी शिरकत करते हैं। मनीषा NGO के जरिए पटना के पेज 3 सोसाइटी में सेलिब्रिटी बन चुकी थी और ये बात जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है वो साबित भी कर रहा है। और मनीषा अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज, उनकी फोटोज को लगातार सोशल मीडिया से शेयर भी करती थी। मनीषा इन एक्टिविटीज की तस्वीरों को जब शेयर करती थी तो उनमें से एक फोटो में वो JDU नेता श्याम रजक के साथ भी नजर आ रही हैं, जबकि एक तस्वीर में वो RJD नेता मृत्युंजय तिवारी के साथ दिख रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। अब JDU नेता श्याम रजक मनीषा के साथ तस्वीरों पर सफाई भी देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है। जिस तरह की लाइफस्टाइल इनकी थी और तस्वीरों से जाहिर हो रही है। और एक चीज और है जो कॉमन है वो ये है कि जब मुजफ्फरपुर कांड हुआ था तो उसमें भी ब्रजेश ठाकुर के हाई प्रोफाइल कनेक्शंस ही सामने निकलकर सामने आए थे। हमारे साथ शिवपूजन झा एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं फिर उनके पास चलता हूं। शिवपूजन, जो इस मामले में मनीषा दयाल का नाम सामने आ रहा है, नाम तो सामने आ रहा है लेकिन तस्वीरों के साथ हाई प्रोफाइल कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मुजफ्फरपुर कांड में भी हुआ था जब ब्रजेश ठाकुर के हाई प्रोफाइल और सफेद पोस्ट लोगों से कनेक्शन सामने आए थे। कनेक्शन मनीषा दयाल सेलिब्रिटी मानी जाती है। पटना की कई इवेंट का मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात ये लगाने में शिवपूजन, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित, कहीं ना कहीं वो P3 पर्सनैलिटी अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ था और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी के देवरिया शेल्टर होम से गायब सभी 43 लड़कियों की पहचान कर ली गई है। ये बातें यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने इंडिया न्यूज को बताई हैं। उन्होंने कहा कि SIT ने गायब सभी 43 लड़कियों की पहचान कर ली है, साथ ही उसका पता उनका भी चल गया है। देवरिया के शेल्टर होम से ये लड़कियां गायब हुई थी और अब इन सभी गायब 43 लड़कियों की पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने इस बारे में इंडिया न्यूज को बताया है कि सभी लड़कियों की पहचान की जा चुकी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। फॉर्मूला पूरे देश में बीजेपी लागू करेगा, ये सवाल बीजेपी के एक बड़े नेता के बयान के बाद उठने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने दावा किया है कि अभी तो 2019 में फिर से हमारी सरकार आने के बाद पूरे देश में NRC को लागू किया जाएगा और विदेशियों
जो घुसपैठिए उन्हें देश में रहने नहीं दिया जाए। एनआरसी का बीज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला। ये एनआरसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला। ये एनआरसी शुरुआत की इंदिरा ने और बीज डाला राजीव गांधी जी ने, उनके पिताजी ने डाला। अब इनकी हिम्मत नहीं थी, 10 साल इनको भी राज करने का मौका मिला है। इनकी हिम्मत होती वो 10 साल में एनआरसी एग्जीक्यूट करती। क्यों? हमने उसको हिम्मत दिखाकर एग्जीक्यूट किया है और हमने तय किया है 2019 में भी हम जीतने वाले हैं। और एनआरसी अभी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सिर्फ आसाम में है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते कि हम एनआरसी संपूर्ण देश में लागू करेंगे। इधर 2019 में पूरे देश में एनआरसी लागू करने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेता मीन अफजल ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आज देश के अंदर रिफ्यूजी कौन कौन लोग हैं। रोहिंग्यास भी तो रिफ्यूजी ही बन करके आए हैं। क्या आप उनको सिटीजनशिप देंगे? आप किन रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, ये पहले बीजेपी को बताना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। जहां तक घुसपैठियों की बात है, वो तो सारे ही लोग कहते हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए, उसमें कोई नई बात वो नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने कहा कि एनआरसी पर ओम माथुर के बयान को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है, ना कोई घुसपैठिया है, ना किसी को बाहर भेजा जाएगा और इस सवाल पर गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बायोगैस को लेकर एक किसान की कहानी सुनाई थी कि कैसे वो गोबर से गैस बनाता है और उसे ट्यूब में डालकर पंप सेट चलाता है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करारा तंज कसा। आप भी सुनिए कि पीएम ने क्या कहा था और राहुल ने पलटवार में क्या कहा। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की किसानों के लिए स्ट्रैटेजी। सरकार, हिंदुस्तान की सरकार आपका कर्जा माफ नहीं करेगी, बारिश ओला गिरेगा आपको कॉम्पनसेशन नहीं देगी, आपको अपने घर में खड्डा खोद कर उसमें गोबर भर के उससे गैस बना के अपना पंप चलाना है। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आखिर क्यों पहुंचे हैं पाकिस्तान हाईकमीशन से गिरकर 2 लड़कियों की मौत हो गई। इन लड़कियों का नाम दीपमाला और अंजलि बताया जा रहा है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा झूला है और कैसे इसमें से बच्चियां नीचे गिर जाती। ये देखिए झूला घूम रहा है और ये देखेंगे आप, ये चीखती हुई चिल्लाती हुई ये जो बच्चियां हैं दोनों, ये झूले से नीचे गिर जाती है। दरअसल ये जिस डब्बे में कहना बाहर गिर जाती जी। और बताया ये जा रहा है रोहित कि ये दोनों सावन के मौके पर मेले में घूमने गई थी। और आप अपनी स्क्रीन पर एक तरफ देख पा रहे हैं कि किस तरह वो झूले से गिरी हैं और दूसरी तरफ आप उन दोनों लड़कियों की तस्वीरें देख पा रही हैं जो इस हादसे का शिकार हुई हैं। ये दोनों लड़कियां हैं, ये सावन के मेले में गई हुई थी झूले में झूलने के लिए, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गए। जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उस पर चढ़ी, झूले में उनका जो डब्बा है वो अनियंत्रित हो गया और दोनों की जान चली गई। सिस्टर है मेरी, मेरी सिस्टर की कजन भी है, और ये 5 झूलने गए थे तो वो पता नहीं झूले की ब्रेक फेल हुई है, लोग कह रहे हैं, उसकी वजह से ये दोनों कूदे हैं, उस वजह से इनकी डेथ हुई है। हाँ, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, झूले से गिरने के कारण 2 लड़कियों की मौत हुई है। अभी सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, लड़कियों को यहाँ ले आया जिनको डॉक्टर ने जो है ना मृत घोषित कर दिया है, उनके सबको मूर्ति में रखवा दिया गया है।
पोस्टमार्टम करवा दें, और जैसे ही भी हमें शिकायत मिलेगी हम ऐसी कार्रवाई हम कर दी जाएगी जुल्लेवाड़े के खिलाफ। और अब आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ के कोहराम की तस्वीरें। उत्तर से दक्षिण तक देश के कई राज्यों में इस वक्त सैलाब ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया है कि सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, यूपी से लेकर केरल तक लोग बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें, जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों को अगर हम देखेंगे तो जो फोर्स है पानी का, वो अपने आप में सब कुछ बता दे रहा है कि क्या हालत वहां पर हो रही है। बारिश ने और बाढ़ ने क्या हाल वहां पर किया हुआ है। देखिए लोग भी जो है वो भागकर इसको देखिए कि पुल जो है उसको पार कर रहे हैं। यानी कि जो सैलाब का फोर्स है वो इतना है कि लोगों के मन में डर है कि कोई पुल को ही अपने साथ न ले जाए। बिल्कुल, और ये रिहायशी इलाका है जिसमें से पानी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पानी एकदम किसी डैम से जैसे छोड़ा हो उस तरह की विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उस तरह का प्रेशर नजर आ रहा है पानी का। पहाड़ों में एक चीज बहुत जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है वो ये होती है कि ऊपर से बड़ा फोर्स के साथ पानी आता है। पहाड़ों की जो डेमोग्राफी है वो ऐसी है कि ढलान होती है, ऊपर से जब फोर्स के साथ पानी आता है तो रास्ते में जो भी चीज होती है उसको बहा कर ले जाता है। तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश की देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कितने फोर्स से पानी आ रहा है और जो लोग हैं जिनके घर रास्ते में है वो किस कदर डरे हुए हैं। डर के मारे लोग सड़कों पर भी नहीं निकल रहे हैं। देखिए किस कदर डर है लोगों में, और पानी का फोर्स इतना ज्यादा है। पूर्व में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं अभी बाढ़ और बारिश के दौरान, उसने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। और ये शिमला की एक और तस्वीर, जहां गाड़ियां मलबे में धंसी नजर आ रही हैं। तो पहाड़ जब खिसकते हैं तो जो उनका मलबा है वो सड़क पर आ गया है, जिसमें नीचे खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से दब गई हैं और पानी जो है वो अपने पूरे प्रेशर के साथ पूरे प्रचंड रूप में नीचे आता हुआ। देखिए नीचे गाड़ियां खड़ी हुई थी, ऊपर से मलबा बहा, सैलाब बहा, और नीचे खड़ी हुई गाड़ियां देखिए कैसे बिल्कुल दब गई हैं इस मलबे के अंदर। हिमाचल के कुल्लू से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कल शाम से हो रही भारी बारिश में जो हालात बने हैं वो आपके सामने हैं। जबरदस्त बारिश है पूरे हिमाचल में, पूरे उत्तराखंड में, और हिमाचल के कुल्लू की हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश ने किस तरीके से पानी का फोर्स बढ़ा दिया है, लोगों के लिए तमाम दिक्कतें आ रही हैं, बाजार नहीं खुल पा रहे हैं, और पानी इतने फोर्स के साथ सोचिए जब शहर के भीतर घुसता है तो किस तरह के हालात होते हैं। देखिए इस वजह से दुकानें तक लोगों को बंद करनी पड़ी है कि पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं लोग, वो डर के मारे बड़ी तेजी से यहां से गुजर रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और हिमाचल के कई इलाकों में तो स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी है, और पानी जो है वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा के लिए जा रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि बारिश लगातार हो रही है, कल से कुल्लू में बारिश हो रही है, और अभी भी मौसम विभाग की इस तरह की प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ दिन तक बारिश यूं ही रहेगी, और अगर बारिश ऐसे ही रहती है तो फिर जो पानी का प्रचंड रूप है वो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन कितना पानी सड़कों पर बह रहा है, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। हालांकि ये बार बार एक सवाल जरूर खड़ा करती है दिमाग में कि क्या हिंदुस्तान, हमारा देश बारिश के लिए तैयार ही नहीं है। हर तरफ से उत्तर से दक्षिण तक इसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि लोग बेहाल हैं और कहीं न कहीं हार मानते नजर आ रहे हैं हम सब। देखिए कुल्लू टूरिस्ट प्लेस है, और इस तरह से टूरिस्ट प्लेस में दुकानों का बंद होना, आप ये अंदाजा लगाइए कि क्या हालत इस वक्त वहां पर होगी। नहीं तो इस टाइम पे अच्छे खासे टूरिस्ट वहां पर रहते हैं, और लेकिन बारिश ने, इस पानी ने सब कुछ जो है वो लोगों के लिए बर्बाद कर दिया। और ये कुल्लू के साथ लगते मनाली की तस्वीरें हैं। आमतौर पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये दोनों एक साथ मानी जाती हैं। जब यहाँ कुल्लू जाते हैं लोग तो मनाली जरूर जाते हैं, तो दोनों ये बहुत अहम टूरिस्ट प्लेसेस हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। और यहाँ मनाली में बादल फटा है, जिस वजह से इस वक्त वहां पर भी जल प्रलय आ गई है। बिल्कुल, बादल फटने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो बादलों में इकट्ठा होता है। जैसे ही बादल फटता है और जहां पानी गिरता है वहां कहते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाता है। और ये जो पानी का फोर्स है ये बताने के लिए काफी है कि बादल फटने के बाद किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। कुल्लू के साथ साथ हम मनाली की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त इस समय आपदा आई हुई है। बताया जा रहा है कि मनाली में काफी नुकसान भी हुआ है रोहित। बिल्कुल, बादल फटने से, जैसे कि मैंने बताया भी कि जब बादल फटता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है। इस वजह से काफी नुकसान हुआ है मनाली में। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो बादल फटने की घटनाएं हमने देखा अक्सर की होती रहती है, और इसमें बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान भी होता है। और ये तस्वीरें जब आप देख पा रहे हैं ये मंडी से हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है मानो
आसपास दुकानें हैं और बीच में नहर बह रही है। ये नदी या नहर नहीं है, ये सड़क है जिस पर से पानी बहता हुआ चला जा रहा है और अपने साथ सब कुछ लिए जा रहा है। बिल्कुल। और अगर निशा में इस पानी को ध्यान से देखेंगे तो ये सैलाब के साथ साथ से सिल्ट भी है, और जो सिल्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि जो पानी का जो फोर्स मेन होता है वो सिल्ट की वजह से और ज्यादा बढ़ जाता है और रास्ते में जो भी चीज आती है उसको बहा कर ही ले जाता है। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। इस तरह के हालातों से निपटने में प्रशासन को, प्रबंधन को तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, क्योंकि इस बारिश में, बरसात में किस तरह से हाल वहां पर किया हुआ है और किस तरह से फोर्सफुली ये पानी बह रहा है। ये पूरी तरह से सब कुछ, कहते हैं ना कि वो आपातकाल की स्थिति आ गई है, वही दिख रहा है तस्वीरों में। उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां भी सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं और कितना पानी भरा हुआ है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि गाड़ियां यहां पर चल रही हैं, लेकिन किस तरीके से पानी भरा हुआ है ये एक चीज बता रहा है कि वहां पर ड्रेनेज की जो पूरी एक व्यवस्था होती है वो नहीं है। और बारिश के बाद इस तरह के हाल अक्सर देखे जाते हैं। और जहां तक बात करें हल्द्वानी की, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल के बहुत करीब है हल्द्वानी। ऐसे में वहां पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, टूरिस्ट बहुत वहां पर आते हैं बड़ी संख्या में। और ऐसे में इस तरह से वाटर लॉगिंग जो है उन टूरिस्ट के लिए परेशानी बढ़ा देती है। साथ ही जो लोकलाइट्स हैं हल्द्वानी के, उनके लिए भी तमाम दिक्कतें इस वक्त हम जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीरों में वो हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की तस्वीर, जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहाड़ पर ही सैलाब आया हुआ है, बल्कि देश के कई हिस्से हैं जहां पर इस पानी ने, इस सैलाब में तबाही मचाई हुई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पानी है उसने किस कदर लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। और रोहित, चिंता वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में भी जैसे कि प्रेडिक्शन किया गया है, ऐसी ही बारिश होनी है, तो आगे क्या स्थिति होगी वो इसको देखकर अंदाजा लगाया जा पा रहा है, मगर डराने वाली तस्वीर। बिल्कुल। नदी में नदी हो गया। और अब हम आपको दक्षिण भारत की कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। केरल की बात करते हैं पहले, जहां डुडुकी में अभी हालात बेहद खराब हैं। केरल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब 39 के पार पहुंच चुकी है। तो ये केरल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केरल में भी जल प्रलय पूरी तरह से अपने प्रचंड रूप में है। जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है वहां पर। पिछले कई दिनों से केरल के लोग बेहाल हैं। बिल्कुल। और 39 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देखिए ना कि कितना पानी है वहां पर, और जिस तरीके से पानी वहां पर कोहराम मचा रहा है अपने प्रचंड रूप में। और हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि कितने फोर्स के साथ, कितने वेग के साथ जो सैलाब है वो बह रहा है। और ऐसी तस्वीरें शहर भर से निकलकर सामने आ रही हैं। केरल के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि टाउन एरियाज हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और अभी तक कुल 39 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से राहत कब मिलेगी इस बात की उम्मीद अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और रोहित, ये सारे शहर जो हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिखा रहे हैं, जो इलाके, जो राज्य दिखा रहे हैं, वो सारे टूरिस्ट हब्स हैं। और वो सारे इस वक्त बड़ी बुरी तरह इस बारिश से और बाढ़ से बेहाल हैं। बिल्कुल। इस बीच लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू टीम है उनको लगाया गया है। जो इन हालातों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक करीब 7,500 लोगों को बचाया भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।